अब हम आज की एक और बड़ी राजनीतिक खबर के बारे में आपको बताना चाहते हैं। यह राजनीति की दुनिया की आज की सबसे बड़ी खबर है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम यानी GHMC के चुनावी नतीजों का विश्लेषण अब हम करेंगे, क्योंकि आज इन चुनावों की चर्चा पूरे देश में हो रही है, क्योंकि बीजेपी ने पूरे देश को हैरान कर दिया है। आमतौर पर नगर निगम चुनाव सड़क, सीवर, नाली और पानी जैसे मुद्दों तक सीमित रहते हैं, यानी इनमें लोकल इश्यूज होते हैं। नगर निगम के चुनावों में हैदराबाद नगर निगम चुनाव के प्रचार में निजाम कल्चर, राष्ट्रवाद, रोहिंग्या मुसलमान, जिन्ना, सर्जिकल स्ट्राइक, परिवारवाद और हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्य नगर रखे जाने की बातें हुई हैं। और इसीलिए आज हमने एक नगर निगम चुनाव का विश्लेषण करने का फैसला किया। चुनाव के नतीजों में TRS यानी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन बीजेपी के अच्छे प्रदर्शन ने GHMC की सत्ता का समीकरण बदल दिया है। 4 से सीधे 46 सीटें जीतकर बीजेपी का ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर गया। आप सोचिए, बीजेपी पहले 4 सीटों पर थी और हैदराबाद जैसे शहर में, जिसे बीजेपी का गढ़ नहीं माना जाता, TRS का गढ़ माना जाता है, ओवैसी का गढ़ माना जाता है, वहां बीजेपी 4 से सीधे 46 सीटों पर लंबा जंप लगाकर पहुंच गई। जबकि पिछले चुनाव में 99 सीटें जीतने वाली TRS का प्रदर्शन इस बार काफी खराब रहा है। वो 99 से 56 सीटों पर पहुंच गई है, उसकी संख्या घट गई है। यह तब है जब TRS की ही वहां पर सरकार भी है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रदर्शन में भी कोई ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। 150 सीटों में अभी तक 146 सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं और ओवैसी की पार्टी लगभग अपने पुराने प्रदर्शन पर ही है। पहले 42 जीती थी, इस बार 44। इस चुनाव में बीजेपी भले ही हैदराबाद में अपना मेयर नहीं बना पाएगी, लेकिन वर्ष 2023 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए यह प्रदर्शन बीजेपी को नई ऊर्जा देगा। और बंगाल के चुनाव के लिए भी बीजेपी ने पूरे देश को एक संदेश दे दिया है कि बीजेपी अगर यह काम हैदराबाद के लोकल चुनाव में कर सकती है, तो फिर यह काम बंगाल में भी हो सकता है, पश्चिम बंगाल में भी हो सकता है। चुनाव के प्रचार के दौरान जो मुद्दे और शब्द सामने आए थे, अब उनके बारे में देखिए क्या था। सबसे पहले बात चार मीनार और भाग्य लक्ष्मी मंदिर की करते हैं। यह मंदिर हैदराबाद की मशहूर चार मीनार के पास है। गृह मंत्री अमित शाह जब चुनाव प्रचार करने पहुंचे, तब सबसे पहले वो इसी भाग्य लक्ष्मी मंदिर गए। ऐसी मान्यता है कि इसी मंदिर के नाम पर ही हैदराबाद का नाम पहले भाग्यनगर था, यानी शुरू में ही यह कह दिया गया कि यह चुनाव हैदराबाद वर्सेस भाग्यनगर के मुद्दे पर है। चुनाव प्रचार के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर किए जाने की बात कही। योगी के इस बयान पर ओवैसी ने यह धमकी दी थी कि ऐसा करने वालों की नस्लें खत्म कर दी जाएंगी। वर्ष 2013 में असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी धमकी देते हुए यही कहा था कि अगर 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लिया जाए तो वो सबको देख लेंगे। यह उसी का जवाब था। प्रचार के दौरान बीजेपी ने निजाम संस्कृति खत्म करके हैदराबाद को एक मिनी इंडिया बनाने की बात कही, जिसका मतलब है कि हैदराबाद को एक ऐसे शहर में बदला जाएगा जो शहर सबका हो, अखिल भारतीय हो। किसी एक संस्कृति या किसी एक धर्म के लोग शहर को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी न समझें। जिस तरह दिल्ली और बेंगलुरु जैसे शहरों का विकास हुआ है, उसी तरह विकास का सपना हैदराबाद को दिखाया गया। निजाम संस्कृति का आरोप सिर्फ ओवैसी की पार्टी पर नहीं, बल्कि TRS पर भी है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के बारे में कहा जाता है कि वो किसी राजा महाराजा की तरह अपने बड़े से फार्म हाउस से ही सरकार चलाते हैं। एक महल में रहते हैं और उसी महल से सरकार चलाते हैं और मुस्लिम तुष्टीकरण की भी पूरी कोशिश करते हैं। उनकी पार्टी में परिवारवाद का वर्चस्व है, लेकिन इन नतीजों ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री को आने वाले खतरे का एहसास करा दिया है। जबकि बीजेपी के लिए यह सफलता हैदराबाद में 1948 में चलाए गए ऑपरेशन पोलो के दौरान मिली जीत के जैसी है। उस जमाने में भारतीय सेना ने हैदराबाद को निजाम शाही से आजाद करवाया था। बीजेपी के जिस चुनावी ऑपरेशन पोलो की बात हमने की, उसे समझने के लिए आपको वर्ष 1947 में वापस आज फ्लैशबैक में हम लेकर चलेंगे।
वर्ष 1947 में जब ब्रिटिश सरकार भारत छोड़ रही थी, अंग्रेज यहां से जा रहे थे, तब यहां की 3 रियासतें कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद भारत में अपना विलय करने के लिए तैयार नहीं थी। बस ये 3 ही बचे थे। उस समय आबादी और जीडीपी के हिसाब से हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासत थी और यही रियासत काबू में नहीं आ रही थी। हैदराबाद की 80% आबादी हिंदू थी, लेकिन अल्पसंख्यक मुसलमान वहां प्रशासन और सेना में महत्वपूर्ण पदों पर थे। हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान सिद्दीकी के संरक्षण में रजाकार सेना का गठन किया गया था और रजाकार हैदराबाद के निजाम की प्राइवेट आर्मी थी जो गैर मुस्लिमों पर लगातार हमला कर रही थी, अत्याचार कर रही थी। तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस मसले को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना चाहते थे, लेकिन गृह मंत्री सरदार पटेल का मानना था कि हैदराबाद भारत के पेट में कैंसर की तरह है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सरदार पटेल ने इस अराजकता पर रोक लगाने का फैसला किया और 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद का भारत में विलय करने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया जिसका नाम था ऑपरेशन पोलो। सिर्फ 100 घंटे के इस सैन्य अभियान के बाद ही हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया था। भारतीय सेना की इस कार्रवाई को ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया क्योंकि उस समय हैदराबाद में पोलो सबसे मशहूर खेल था, जो हॉकी की तरह एक खेल होता है जिसे हाथी या घोड़े की सवारी करते हुए खेला जाता था। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। तब भारत से जाते वक्त अंग्रेजों ने कहा था कि 15 वर्षों में भी कोई भारत की 565 रियासतों को एक साथ जोड़ नहीं पाएगा, लेकिन सरदार पटेल ने सिर्फ 2 साल के अंदर पूरे भारत को एक सूत्र में बांध दिया था। लेकिन ये बिल्कुल आसान नहीं था। आजादी से पहले भारत के एक बड़े हिस्से पर अंग्रेजों की सीधी हुकूमत थी और दूसरा हिस्सा वो था जिस पर राजाओं और रजवाड़ों की हुकूमत थी, नवाबों की हुकूमत थी। ये ऐसी रियासतें थीं जो ब्रिटेन की महारानी की गुलामी स्वीकार कर चुकी थी। तो आप सोच लीजिए, ये वो थे जिन्होंने महारानी की गुलामी को स्वीकार कर लिया था इस शर्त पर कि इनकी शानो शौकत बरकरार रहे, इनके ठाट बाट बरकरार रहें, इनके दरबार ऐसे ही चलते रहें। सबसे बड़े कायर यही थे। इनमें से कई राजाओं के पास अपनी सेनाएं और कुछ के पास तो अपने लड़ाकू विमान भी थे। इन 565 रियासतों को भारत में जोड़ना आसान नहीं था। कश्मीर और हैदराबाद का विलय सरदार पटेल के सामने सबसे बड़ी चुनौती था, लेकिन सरदार पटेल ने अपनी कूटनीति से हैदराबाद के नवाब को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। आज़ादी से पहले हैदराबाद के निज़ाम का खजाना पूरी दुनिया में मशहूर था, बहुत पैसा था उनके पास। वर्ष 1937 में अमेरिका की टाइम मैगजीन के कवर पेज पर निज़ाम की तस्वीर छापी गई थी और तब उन्हें दुनिया का सबसे अमीर इंसान बताया गया था। हैदराबाद के आखिरी निज़ाम नवाब मीर उस्मान अली खान के पास दुनिया का 7वां सबसे बड़ा हीरा जेकब डायमंड था। 184 कैरेट के इस हीरे की कीमत कई 100 करोड़ रुपए होने का दावा किया जाता है, लेकिन निज़ाम इस हीरे को पेपर वेट की तरह इस्तेमाल करते थे। कहा जाता था कि निज़ाम के पास असली मोतियों का इतना बड़ा खजाना था कि अगर उन्हें सड़क पर बिछा दें तो वो कई किलोमीटर के इलाके को घेर लेता। वर्ष 2008 में फोर्ब्स मैगजीन ने उन्हें दुनिया का सर्वकालिक 5वां सबसे धनवान व्यक्ति बताया था। फोर्ब्स ने निज़ाम की कुल संपत्ति $210 बिलियन यानी आज के हिसाब से 15.5 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया था, जबकि आज दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति जेफ बेजोस की संपत्ति भी 14 लाख करोड़ रुपए ही है और पूरे हैदराबाद की आज की जीडीपी भी निज़ाम की कुल संपत्ति का सिर्फ 3रा हिस्सा है। आज के हैदराबाद का निज़ाम संस्कृति से मुक्त होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हैदराबाद एक तेज़ी से उभरता हुआ शहर है और निज़ामों के तौर तरीकों से इस शहर को चलाना इस शहर के विकास के लिए घातक होगा। हैदराबाद वो शहर है जहां पर दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों जैसे माइक्रोसॉफ्ट, IBM, अमेजॉन और गूगल के ऑफिस हैं, इसीलिए इसे साइबर सिटी भी कहा जाता है। हैदराबाद को भारत की फार्मास्यूटिकल कैपिटल भी कहते हैं। उत्पादन के लिहाज से हैदराबाद में देश की 1/3 दवाइयां बनती हैं। हैदराबाद देश की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला शहर है। लेकिन हैदराबाद के जो हिंदू हैं उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। देश का 5वां सबसे अमीर शहर हैदराबाद है और कुल जीडीपी लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए है।
पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है हैदराबाद, जो आप देख सकते हैं। और बीजेपी जो कह रही है वो ये कहती है कि हैदराबाद को वो बेंगलुरु की तरह बनाना चाहते हैं, हैदराबाद को वो देश के बाकी शहरों की तरह बनाना चाहते हैं, इसे धर्म के नाम पर बांटना नहीं चाहते। और जब हम आपको बात बता रहे थे ऑपरेशन पोलो के बारे में, 13 सितंबर 1948 से लेकर 17 सितंबर 1948 तक भारत के 36,000 सैनिकों ने हैदराबाद में डेरा डाल दिया था और निजाम की रजाकार सेना को हिंसक संघर्ष के बाद हराया और हैदराबाद का विलय भारत में कर दिया। हालांकि सरदार पटेल ने तब इसे पुलिस द्वारा की गई एक कार्रवाई का नाम दिया था, यानी इसे बहुत डाउन प्ले कर दिया था। निजाम को उम्मीद थी कि उनकी रजाकार सेना उन्हें बचा लेगी, लेकिन हैदराबाद के हिंदू उस समय भारतीय सेना के समर्थन में उतर आए थे, क्योंकि निजाम उस जमाने में हैदराबाद की जो बहुसंख्यक आबादी थी उस पर अल्पसंख्यक आबादी के जरिए अत्याचार करवाते थे। और इसीलिए इस ऑपरेशन पोलो की याद अब बीजेपी दोबारा हैदराबाद के लोगों को दिलाना चाहती है। ऑपरेशन पोलो की जो पृष्ठभूमि है वो ये है जो आज हमने आपको बताई। लेकिन कुल मिलाकर ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हैदराबाद एक ऐसी जगह है जहां बीजेपी को बहुत कमजोर माना जाता है। बीजेपी का वो गढ़ नहीं है, टीआरएस का गढ़ हुआ करता था। लेकिन और ओवैसी का आजकल बहुत बोलबाला है, आपने देखा होगा टेलीविजन पर हर समय आपको ओवैसी नजर आते हैं और ओवैसी तेजी से उभरती हुई एक राजनीतिक फोर्स है भी। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से छलांग लगाकर इतने आगे निकल गई इस बार, उससे एक बहुत बड़ा संदेश गया है। और आपने ये भी देखा होगा कि ये लोकल चुनाव था, यानी नगर निगम का चुनाव था, और ऐसे में भी बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है वो सारी की सारी वहां पहुंच गई। बीजेपी के योगी आदित्यनाथ जैसे जो मुख्यमंत्री हैं वो वहां पर चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंच गए और उन्होंने इस छोटे से लोकल चुनाव को एक राष्ट्रीय चुनाव में बदल दिया। और इस लोकल चुनाव में लोगों ने जो वोट डाला उसमें राष्ट्रीय जो मुद्दे थे वो हावी हो गए। हालांकि आपने देखा होगा कि कितने सारे राज्य ऐसे हैं जहां राष्ट्रीय मुद्दे नहीं चलते, वहां विधानसभा चुनाव में लोकल मुद्दे ही चलते हैं। लेकिन हैदराबाद के लोकल चुनाव में भी लोकल मुद्दे नहीं चले और राष्ट्रीय मुद्दे चल गए। इसलिए बीजेपी की इस जीत को बहुत एक बड़ी उपलब्धि माना जाना चाहिए। और अब इससे बीजेपी ने बंगाल के लिए जो ट्यून है उसे सेट कर दिया है। ये सारे नतीजे देखने के बाद आज जो सबसे ज्यादा बेचैन अगर कोई नेता होगा तो वो होंगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.